हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा सोल प्रोप्राइटरशिप पूरी तरीके से खत्म कर लिया। मीनिंग, फीचर, एडवांटेज, डिसएडवांटेज सब खत्म कर लिया। पार्टनरशिप शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना। एक बिल्कुल फ्रेश टॉपिक, अगर आप कोई फर्स्ट डे भी बैठा है उसको भी समझ में आएगा, ठीक है। बाबू, पार्टनरशिप की चर्चा सीधा मीनिंग से शुरू नहीं हो सकती, पहली बात तो ये बिल्कुल श्योर रखो, ठीक है। कहां से शुरू होगी अभी आपको पता लग जाता है। आप फिलहाल सब सामने देख रहे हैं, मैं कोई अलग से ही टॉपिक उठा रहा हूँ, पार्टनरशिप से वो करा रहा हूँ और फिर बेटा मीनिंग पर शिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है जी। आज एक ऐसी एक्स्ट्रा बात पता लगेगी कि बाबू आप कह दोगे वाह वाह, ठीक है ना। आज इतनी तगड़ी एक्स्ट्रा बात आने वाली है, ठीक है ना। आज तक सुनी नहीं होगी, मैं गारंटी दे रहा हूँ ऐसी कोई भी बात। आओ चलो बाबू, पार्टनरशिप में ना दो बड़े इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बनते हैं। अर्षद भाई सामने देख लो, अगर मैं आज ही चाहता ही हूँ बेटा, अगर मेरे को आज किसी को कहना पड़ गया ना सामने देख लो, तो पिटाई होगी बाबू, उससे पहले नहीं कहूंगा। रिजल्ट सामने देखो बेटा। बाबू पार्टनरशिप में ना दो बड़े इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बनते हैं। एक डॉक्यूमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी कि आप बोल सकते हो कंपलसरी डॉक्यूमेंट है, और इन दोनों में से ना एक डॉक्यूमेंट ऑप्शनल है। कराना है करा लो या नहीं कराना ना करो। एक कंपलसरी डॉक्यूमेंट, उसके बिना पार्टनरशिप बनेगी नहीं, और दूसरा डॉक्यूमेंट ऑप्शनल है। चलो पहले डॉक्यूमेंट का नाम बताता हूँ। तो पार्टनरशिप करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है पार्टनरशिप डीड, एंड द सेकंड डॉक्यूमेंट इज नोन एज रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप। बहु पार्टनरशिप में ना ये दो डॉक्यूमेंट बड़े पॉपुलर हैं, वन इज पार्टनरशिप डीड एंड अदर वन इज रजिस्ट्रेशन। बेटा ये डॉक्यूमेंट कंपलसरी डॉक्यूमेंट है, इसके बिना पार्टनरशिप बन ही नहीं सकती। और बाबू ये डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन इज टोटली ऑप्शनल वन, ये कराओ कराना है करा लो, नहीं कराना ना कराओ। अभी क्या करते हैं चर्चा। पार्टनरशिप डीड क्या है? वो पार्टनरशिप डीड पता क्या है? रिटन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर with specified terms and conditions of partnership. Right, sir. तो पार्टनरशिप की करता है written document between partner which specify the terms and condition of partnership. बेटा पार्टनर के बीच में लिखा गया एक रिटन डॉक्यूमेंट जिसमें सारी की सारी शर्तें पार्टनरशिप की लिखी गई। आपको पता है इंडिया में कभी भी कोई चीज शर्तें लिखने के लिए इस्तेमाल हो तो बाबू वो हमेशा स्टैम्प पेपर होता है। पार्टनरशिप स्टैम्प पेपर के ऊपर लिखी जाती है। कौन बनाता है पार्टनरशिप? चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। तो बाबू मुझसे बेटर कौन ही बताएगा, मैं आपको बता रहा हूँ पार्टनरशिप डीड लिखी है। मैंने अपनी जिंदगी में ना 300 से 400 पार्टनरशिप डीड अपने हाथ से लिखी हुई। कोई बताएगा मुझसे बेटर बाबू? और उन 300 से 400 पार्टनरशिप डीड में सबसे पहली पार्टनरशिप डीड खुद की है। आज खड़े हो बाबू, उन 300 से 400 पार्टनरशिप डीड में सबसे पहली पार्टनरशिप डीड मेरी खुद की है, ठीक है जी। माने कि कल मैं आपको एक पार्टनरशिप डीड दिखाने वाला हूं अपनी, आराम से देख लेना, सारी शर्तें पढ़ लेना मेरी पार्टनरशिप में क्या क्या, ठीक है। खैर मैं बताऊंगा तुम्हें शर्तें क्या क्या होती है। क्या है पार्टनरशिप डीड? रिटन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर विद स्पेसिफाई द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप। एक रिटन एग्रीमेंट है पार्टनरशिप, सारी शर्तें लिखी हुई हैं पार्टनरशिप। नहीं तो क्या पार्टनरशिप एग्जिस्ट कर सकती है? कहाँ एग्जिस्ट करेगी? पार्टनरशिप एग्जिस्ट करेगी। आप पार्टनर हो, आपके एड्रेस ये है, आपके नाम ये है, कुछ नहीं। अगर ये नहीं तो पार्टनरशिप नहीं। समझ में आ रहा है? तो लिखा तो लिखा बेटा होता है पार्टनरशिप में लिखा क्या होता है। अब मैं 16 से 17 बातें बोलूंगा, ठीक है। कितनी बार बोलूंगा? 2 या 3 जेन्युइन ट्राई करूंगा, ठीक है। 2 या 3 जेन्युइन ट्राई में आपको 7-8 बातें यहाँ नहीं जाननी चाहिए, ठीक है। क्या क्या लिखा होता है? सबसे पहली चीज जो लिखी होती है, अगर पेशेंट दोस्तों, और वो सबसे पहली चीज जो लिखी होती है वो लिखा होता है नेम ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप किस नाम से जानी जाएगी? पार्टनरशिप हमारा इशू कमेंट करो बाबू। दूसरी चीज एड्रेसेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। बाबू पार्टनरशिप फर्म का ऐसा हो सकता है कोई हेड ऑफिस हो, कोई ब्रांच ऑफिस हो, जितने भी एड्रेस है सब चिपका दे,
बाबू तीसरी बात, नेम एंड एड्रेसेस ऑफ पार्टनर, यानी कि कह लो नेम ऑफ पार्टनर, चौथी बात कह लो एड्रेसेस ऑफ पार्टनर। पार्टनर कौन कौन है उसके अलग एड्रेस। चार बातें समझ में, इधर देखना, नेम ऑफ फर्म, एड्रेसेस ऑफ फर्म, नेम ऑफ पार्टनर्स, एड्रेस ऑफ पार्टनर। चार बातें समझ में, पार्टनरशिप डीड में क्या लिखी रहती है, चार बातें। बाबू पांचवी बात, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर। हर पार्टनर जब पार्टनरशिप फॉर्म में कितने पैसे लेकर आया, समझ में नहीं पांचवी बात। छठी बात, ड्रॉइंग्स मेड बाय ईच पार्टनर। हर पार्टनर हर साल कितनी ड्रॉइंग्स करेगा लिखा होगा, ठीक है जी। छह बातें। बाबू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड टू एवरी पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज फ्रॉम एवरी पार्टनर। सर ये दोनों टर्म अकाउंट्स में आएंगे, आपको पता लग जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या होता है, मैंने नाम बोल दिए, ठीक है जी। 8 हो गई बातें अभी तक, ठीक है जी। तो नौवीं बात, सैलरी पेड टू ईच पार्टनर। हर पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म के लिए दिन रात काम करता है, उसको एक सैलरी मिलती है, लिखी रहेगी मिलती है। 9 बातें। 10 बातें। बाबू एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की टर्म्स एंड कंडीशन। अगर कोई नया पार्टनर कल को कह दे जी मैं आपके साथ आना चाहता हूँ, तो उसका एडमिशन कैसे होगा, ये भी पार्टनरशिप डीड में लिखा है, ठीक है जी। 10 बातें। 11वीं बात, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर की सब टर्म्स एंड कंडीशन। मान लो ए और बी पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म बना रहे हैं, तो बाबू अगर कल को बी कहते हैं मैं रिटायर होना चाहता हूँ, कैसे रिटायर हो सकता है, ये भी पार्टनरशिप डीड कर सकती है। डेथ ऑफ अ पार्टनर, भगवान ने करे उन दोनों पार्टनर में से किसी एक की डेथ हो जाए, तो क्या होगा पार्टनरशिप फर्म का, ये भी पार्टनरशिप डीड में लिखा रहेगा। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। बाबू अगर ए और बी कल को म्यूचुअली एग्री करें कि हमें फर्म बंद कर देनी चाहिए, तो फर्म कैसे बंद होगी, ये भी उसमें लिखा होगा। ऑडिटिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट्स कौन ऑडिट करेगा, ये भी उसमें लिखा होगा। मेथड सॉल्विंग डिस्प्यूट, अगर कल को ए और बी में लड़ाई झगड़ा हो जाए, मतभेद हो जाए, तो मतभेद कैसे खत्म होंगे, ये भी उसमें लिखा होगा। लगभग 15-16 बात होती है, एक बड़े काम के बारे में मैं बोलूंगा, बड़े काम की बात को याद रखनी है। सर मैं एक बार बड़े स्पीड पर दूसरी बात बोल रहा हूँ सारी के साथ जितनी मैंने बोली, ठीक है जी। वैसे आपको बात बताता हूँ, शुरू की चार हमेशा याद रखनी चाहिए, चार बिल्कुल आराम से याद रखने, इकट्ठे याद रखना। एडमिशन कैसे होगा, रिटायरमेंट कैसे होगा, डेथ होगी तो क्या डिसोल्यूशन होगा, एडमिशन रिटायरमेंट डेथ डिसोल्यूशन। 10 बातें याद रखनी चाहिए, ठीक है जी। अब मैं एक बात ऐड करूंगा, जितनी मैंने सारी बातें बोली उनमें से। सबसे पहली चीज नेम ऑफ पार्टनरशिप फर्म, दूसरी चीज एड्रेसेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, तीसरी चीज नेम ऑफ पार्टनर्स, चौथी चीज एड्रेसेस ऑफ पार्टनर। चार बातें बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। पांचवी बात, पहले कैपिटल बोला था, कैपिटल से बात है। पांचवी बात आपको याद रखनी चाहिए, पीएसआर। पीएसआर मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट कैसे बटेगा, वो भी मान लो 3 पार्टनर है ए बी सी, इनमें प्रॉफिट कैसे बटेगा, 2:1:1 में बटेगा, 2:1 में बटेगा, 1:1:1 में बटेगा, कैसे बटेगा, ये तो बताना बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। एक चीज तो बाबू नाम से कंफ्यूज मत हो जाना, नाम इसका ऐसा पीएसआर मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इटसेल्फ अ लॉस शेयरिंग रेशियो टू। नाम पे मत चले जाना, बस प्रॉफिट ही बटेगा, लॉस भी बटेगा। Partner, profit sharing ratio, capital contributed by each partner, drawings made by each partner, interest on capital, interest on drawing, salary, admission of a partner, retirement of a partner, death of a partner, dissolution of a partner, auditing of partnership accounts, matter of solving disputes। 15-16 मुद्दे बता दिए, 10-11 तो ऐसे जो बिल्कुल रटे रहने चाहिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बहुत कुछ लिखा रहता है पार्टनरशिप रिलेटेड, कल पढ़ लेना, सब कुछ मिलेगा आपको जो मैंने बोला, ठीक है। चलो ये भी बता देता हूँ, कोई नहीं बताने का, अगर किसी ने बोल दिया स्टैम्प पेपर में बनती है पार्टनरशिप डीड 750 रुपए के स्टैम्प पेपर में बनती है, ये स्टैम्प एक्ट में लिखा हुआ है, इंडिया का कानून है कि पार्टनरशिप डीड बनानी 750 रुपए की स्टैम्प पेपर चाहिए। मेरी पार्टनरशिप डीड में देख लेना कितने रुपए की, ठीक है जी। आओ बाबू रजिस्ट्रेशन की चर्चा करते हैं। बेटा रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप फॉर्म का कराना है करा लो, नहीं कराना मत करो, ऑप्शनल है। लेकिन
ज्यादातर दुनिया कराती ही है। ऐसा क्यों क्यों नहीं कराती? बाबू हैं बस कुछ होंगे, ठीक है ना, सीए करा लो देता है, पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन डीड भी लिखता है, भी करा देता है। बाबू इसकी ना एक नॉमिनल से फीस है 1000-2000 रुपए, पर जो रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म बैठा है ना, वो ज्यादा नहीं, कभी कभी क्या देता है 1 लाख रुपए रिश्वत, कभी 2 लाख रुपए। आदमी खुद ही फिक्स कर जाता है, मुझे करानी है रजिस्टर्ड है तेरी पैसे। अब सुनना मेरी बात, सर करानी है करा लो, नहीं करानी मत कराओ, रजिस्ट्रेशन ऑप्शन है, पर अगर नहीं कराओगे तो कुछ कॉन्सिक्वेंसेस अराइज हो जाएंगे। सब सामने देखना, मैं बहुत काम की बात बोल रहा हूँ आज, मेरे को बहू मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा किसी की कोई बात। जब मैं मजाक करता हूँ मैं करता हूँ, ये बिल्कुल सीरियस टॉपिक है, मजाक चाहिए नहीं बिल्कुल भी। पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन, हाँ जी, ऑप्शनल प्रोसेस है, कराना है करा लो, नहीं कराना मत कराओ, पर नहीं कराओगे तो कुछ कॉन्सिक्वेंसेस अराइज हो जाएंगे। अच्छा जी, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, लो मैं समझाता हूँ आपको। पहला कॉन्सिक्वेंस, मान लो ये पार्टनरशिप फर्म थी ए बी और सी की, सी की ना आज लड़ाई होगी ए और बी से, समझ आता है, मतलब एक पार्टनर की लड़ाई होगी पूरी पार्टनरशिप फर्म के साथ, ठीक है, एंड सी वांट टू फाइल अ सूट ऑन ए बी, सी ए बी मतलब इस पार्टनरशिप फर्म पर मुकदमा करना चाहता है। बेटा यू कांट फाइल अ सूट अगर आप फर्म रजिस्टर्ड नहीं करा पाए तो, यानी अगर फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो पहला कॉन्सिक्वेंस है पार्टनर पार्टनरशिप फर्म पे केस कर ही नहीं पाएगा। पार्टनर पार्टनरशिप फर्म पे केस नहीं करेगा। अच्छा, अगर ए और बी की लड़ाई हो जाए सी के साथ और ए और बी केस करना चाहते हो, मतलब पार्टनरशिप फर्म वांट टू फाइल अ सूट और पार्टनर, सर आप भी नहीं कर सकते, ना तो पार्टनर पार्टनरशिप फर्म पे केस कर पाएगा, ना ही पार्टनरशिप फर्म पार्टनर पे केस कर पाएगा। बात समझ में आ रही? दोनों बातें समझ में आ रही? अच्छा, एबीसी तीनों इकट्ठे हैं, बहुत प्यार है, इनफैक्ट सप्लायर है डी, जिनसे सामान खरीद के लाते हैं, उससे लड़ाई हुई, पार्टनरशिप फॉर्म कह रही है सप्लायर तुझे नहीं छोड़ते, तेरे ऊपर मुकदमा करेंगे। सर अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो तो पार्टनरशिप फॉर्म आउटसाइडर पे भी केस नहीं कर सकते। सुन लो, पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म पे केस नहीं कर सकता, पार्टनरशिप फॉर्म पार्टनर पे केस नहीं कर सकती, पार्टनरशिप फॉर्म आउटसाइडर पे केस नहीं कर सकती। कॉन्सिक्वेंसेस मैंने तीनों बता दिए, बच्चों को पढ़ता क्या होता है, बच्चे फ्लो में बैठते हैं, मैंने कहा पार्टनरशिप आउटसाइड नहीं कर सकता, पार्टनरशिप फ्लो में नहीं बैठना, आउटसाइडर कॉन्सिक्वेंस लिखा होता कि आउटसाइडर पार्टनरशिप वहां पे केस नहीं कर सकता अगर आप रजिस्टर्ड हो। पता क्या होता है दुनिया में, कोई भी मुकदमा करूंगा तो आप कहते करा के दिखा, हम तो रजिस्टर्ड हमारे ऊपर मुकदमा नहीं हो सकता। आउटसाइडर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता वेदर यू आर रजिस्टर्ड और नॉट, आपके ऊपर मुकदमा हो सकता है। कॉन्सिक्वेंसेस नॉन रजिस्ट्रेशन क्या तीन है, पढ़ो बोलो मेरे साथ, पार्टनर पार्टनरशिप पार्टनर के ऊपर केस और पार्टनरशिप फॉर्म आउटसाइडर के ऊपर केस। आउटसाइडर तभी हो जाएगा, समझ में आएगा? ठीक है, 1000 रुपए में ही करा लेता, मैं बता देता हूँ कि अगर आप ईमानदार हो तो आपको फालतू की क्या जरूरत है, और अगर आप बेईमान हो तो फालतू पार्टी है। बट सीधी सी बात है, ठीक है ना, वो भ्रम है ना, वो आपने कभी वो देखी है मूवीज, ब्लैंक पेपर पे साइन करा लेते हैं कुछ हो जाता है। सर इंडिया में पता नहीं कितने वगैरह चल रहे होंगे ब्लैंक पेपर के साइन के, 20 साल चलेंगे सिविल कोर्ट में, 10 साल हाई कोर्ट में, 10-15 साल सुप्रीम कोर्ट में, तब नंबर आएगा जब बंदा अल्लाह को प्यारा हो चुका होगा। ईमानदार हो कागज चाहिए, कागज
तो काट नहीं सकते। बड़ी स्पीड से काटता तो सबके अपनी भी सोच है, आप देख लो। ठीक है, अगली बार पूरी ठीक है। अगली बार दो बातें समझ में आई पार्टनरशिप में। अब एक एक्स्ट्रा बात आने जा रही है, और आज तक ऐसी एक्स्ट्रा बात सुनी नहीं होगी और होश उड़ जाएंगे, मजा ही आएगा। कौन सा कानून लगता था? कोई भी नहीं लगता, बताया तो था कोई कानून नहीं लगता, तो कंफ्यूज क्या हो गए बाबू? मैंने ये भी बताया था जब सोल प्रोप्राइटरशिप के ऊपर बताया था कानून नहीं लगता, कि चारों की चारों बची हुई एंटिटी पे कानून लगता है। मैंने नाम भी बोले थे बड़े तेजी से, वो बात अलग है कि आपको याद नहीं हुए होंगे, अब बोल देता हूं। पार्टनरशिप इज गवर्न्ड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। बाबू पार्टनरशिप के ऊपर एक कानून लगता है इंडिया में, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। मैंने इंडिया के लगभग 200 से ज्यादा कानून पढ़े हैं, इतनी मोटी मोटी किताबें सब पढ़ रखी है। ठीक है, पूरा कानून पढ़ रखा है, जब सीए करोगे तो इतना कुछ तो पढ़ना ही पड़ेगा। आओ सामने देखेंगे, और अब एक बहुत मजेदार चर्चा की तरफ मैं जा रहा हूं। बाबू आपको पता है इंडिया में कोई भी चीज एक्ट कैसे बनता है, कोई भी लॉ कैसे बनता है, पता है? किसी बात पे कर रहे हो? 9th-10th में क्या कर रहे थे तुम? बाबू छोले दे के पास हुए हो क्या? हर चीज पे मेरी शक्ल ताकनी। अभी पूछो, स्नैपचैट पे एक नया अपडेट आया, हाँ भी गए, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल आया, क्या बात कर दी। अभी मैं बताता हूँ अपडेट, ऐसे ही बोलोगे तुम। सर इंडिया में कानून कैसे बनता है, इधर देखो बाबू। जो भी रूलिंग पार्टी होती है, प्लीज सामने देखना, काम की बात बताने जा रहा हूं। जो भी रूलिंग पार्टी होती है वो बेटा फर्स्ट हाउस ऑफ पार्लियामेंट, मतलब कि लोकसभा में एक बिल प्रेजेंट करती है। ठीक है, वहां वोटिंग होती है, अगर मेजोरिटी से पास हो जाए तो फिर सेकंड हाउस ऑफ पार्लियामेंट विच इज राज्यसभा, वहां पर जाएगा। वहां पर अगर मेजोरिटी से पास हो जाए तो फिर बाबू प्रेसिडेंट साइन कर देंगे, जो कि फिलहाल मैं हूँ। ठीक है जी, जैसे ही मेरे साइन हो गए वो लॉ बन जाएगा। कितने आराम से देख रहे हो, मैं प्रेसिडेंट। हाँ जी सर, समझ में आ रही है बात? इंडिया में लॉ कैसे बनता है? फर्स्ट हाउस ऑफ पार्लियामेंट पास कर दे, सेकेंड हाउस ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा पास कर दे, प्रेसिडेंट साइन कर दे, वो लॉ बनता है। ठीक है, अच्छा अगर स्टेट लेवल पे कानून बनाना हो, ये तो क्या नेशनल लेवल पे। अभी वैसे क्या बताऊं, अभी 4 दिन पहले इंटरव्यू में मैंने किसी टीचर को समझाया लॉ कैसे बनता है। 4 दिन पहले एक स्कूल में इंटरव्यू ले रहा था मैं, तो वहां पर समझाया कि कानून कैसे बनता है एक टीचर को। ठीक ठाक नाम है शहर में उनका, छोड़ो ना बोलूंगा, ऐसे रहता हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे साथ के नीचे से रिजेक्ट हुए मैं। हाँ जी, सामने देखते रहेंगे सब, आधे तो नमस्क में बढ़ा रहे, सब सामने देखना प्लीज बेटा। अगर स्टेट लेवल पे कानून बनाना तो लेजिस्लेटिव असेंबली वहां से पास हो जाए, लेजिस्लेटिव काउंसिल वहां से पास हो जाए, और स्टेट का गवर्नर साइन कर दे, तो स्टेट लेवल का कानून बनता है। मैंने इंडिया लेवल का भी बताया, स्टेट का भी। अब सामने देखना, जिस साल प्रेसिडेंट साइन करता है किसी भी कानून के आगे ये ईयर आता है। जिस साल प्रेसिडेंट साइन करते हैं ना, उस साल ये आ जाता है ईयर, मतलब लोकसभा में पास हो गया, फिर राज्यसभा में हो गया, जिस साल प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया वो नाम हो गया। कभी भी गूगल करके देख लेना, जीएसटी एक्ट के सामने लिखा होगा 2016, यानी कि प्रेसिडेंट साहब ने 2016 में भी लेटेस्ट में साइन करे होंगे 8 साल पहले। ठीक है, समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात? अच्छा, ये बात कहाँ लिखी हुई है कि पार्लियामेंट कानून बनाएगी? मैं नहीं बताऊंगा तो बिल्कुल रायता रहेगा। हाँ जी बताओ। हाँ, कोई वर्ड आया बड़ा बहुत अच्छा था, किसने बोला भाई? कॉन्स्टिट्यूशन में, बहुत बढ़िया भाई, एक नंबर बात। बाबू कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि इंडिया में कानून पार्लियामेंट ही बना सकती है। ठीक है, पार्लियामेंट मतलब लोकसभा, राज्यसभा, देन प्रेसिडेंट के साइन। केशव भाई क्या हो गया, सब ठीक? सामने देखते रहो बाबू, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। अब बहुत मजा आने वाला है, ये बात समझ में आ रही है? सब एग्री कर रहे हो इतनी बात से कि कानून ऐसे ही बनता है, और वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। कॉन्स्टिट्यूशन कब बना? अगर आज आपने नहीं बताया ना, आज बहुत बधाई होगी। फटाफट बताओ कॉन्स्टिट्यूशन कब बना? 1900 बोला, बोल पार्थ ने बोला 1900
देख कितना डर रहे भाई, बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम, बोलो तो सही, कितना कितना खौफ है तुम्हें मेरा। 48 वेरी वेरी। मतलब हर चीज में मजाक होती है क्या? मतलब मैंने कुछ बोल दिया तो गलत ही होगा क्या? कब बना कॉन्स्टिट्यूशन? बहुत बढ़िया बेटे, शर्म कर लो, ये जितनी हंसी आ रही है ना, आज शीशे में जाके देखे ना, नल्ले हो बिल्कुल। हर साल रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हो, पता नहीं है रिपब्लिक का मतलब? गधे, बिल्कुल ठीक बोल रहा है। कहने को आधे टॉपर बैठे हैं यहाँ, पहले ये नहीं पता कॉन्स्टिट्यूशन कब बना है, कहां से भी देते हैं। और एक बात बताऊं, आज तुम्हारे ऊपर मेरे को लानत है कि भाई आप 10th पढ़ चुके हो, उस टीचर से भी नहीं बताया गया जिसका मैंने इंटरव्यू दिया। मैंने यही पूछा ना उससे, इधर देखना मेरी तरफ। वो कह रहा था मैंने बिजनेस स्टडीज पढ़ाई हुई है 11th की 2 साल। मैंने कहा अच्छा, बस तू इतना ही बता दे, ज्यादा तो छोड़ ही तू। इधर देखना, 26 जनवरी 1950 कॉन्स्टिट्यूशन बना। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है पार्लियामेंट कानून बनाएगी। उसके बाद पार्लियामेंट पिक्चर में आई। मतलब लोकसभा पास हो जाए, राज्यसभा पास हो जाए, प्रेसिडेंट साहब साइन कर दें तो लॉ। इधर देखना, कॉन्स्टिट्यूशन बना 1950। सिमेट्री नहीं समझ में आ रही, या तो क्वेश्चन समझ में आ रहा। पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कैसे पास हो गया? कॉन्स्टिट्यूशन तो बना। अच्छी, वाह 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 वाह। सर ये सच बात है, आज भी ये कानून हम वही पढ़ते हैं जो ब्रिटिश काउंसिल हमें देकर दे। ये कानून इंडिया ने नहीं बनाया, ये कानून ब्रिटिशर्स की देन है। क्योंकि इंडिया में तो कानून बनने ही शुरू 1950 के बाद हुए। और बहुत सारे लोग बताऊंगा मैं आपको ऐसे। सिमेट्री समझ में आई जो मैंने समझाने की कोशिश करी? ये कानून हमारा दिया ही नहीं हुआ। और आपको अगर कुछ और बता दूंगा तो फिर आपको लगेगा यार आपकी मातृभाषा हिंदी है। जब पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में आया तो बाबू इंग्लिश में आया। 1950 में हम बहुत बड़े लोगों को क्रेडिट देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का। 1950 में इंग्लिश में आया। और बाबू इतनी मातृभाषा हिंदी थी तो 6 महीने में 3 महीने में ट्रांसलेट कर देते हिंदी में। इट विल टेक 13 years टू ट्रांसलेट। 1963 में पहला वर्जन आया हिंदी का कॉन्स्टिट्यूशन का। शर्म है, डूब मरो, चुल्लो भर पानी ले लो। आज किसी जगह पे चीखने की हिम्मत रखते हो, मातृभाषा हिंदी है। इतनी मातृभाषा हिंदी थी, क्या हो गया था उस टाइम पे? हिंदी को समझ नहीं आ रही थी। चलो खैर, लेट इट बी, मेरा क्वेश्चन नहीं है, मैं मुद्दे से नहीं भटकता। हाँ जी सर, पार्टनरशिप इज गवर्न्ड बाय, नाम बोलो फटाफट से एक्ट का। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। फटाफट से देख से बोलो 2 बार। इंडियन, एक बार और, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। मुझे नहीं लगता भी यार बोलने लायक है, कभी बोलोगे तन्ना? इसने बताया पार्टनरशिप क्या है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, मैं अपने वर्ड ही नहीं दूंगा, इसने डिफाइन कर दिया पार्टनरशिप क्या है। ठीक है जी, अब सुनना बाबू। शुभम भाई मेरे से एक दिन क्वेश्चन बोले थे, भैया डेफिनेशन और मीनिंग में क्या अंतर होता है? एक दिन मैंने भी बैच में बोला कि मैं दोबारा बता दूंगा, पर मैंने बैच में पहले बताया था। बाबू डेफिनेशन मस्ट बी अकॉर्डिंग टू सम ऑथर। डेफिनेशन उसको कहते हैं जो कोई ऑथर देकर जाता है, और मीनिंग आपके वर्ड्स हैं। ठीक है जी, अपने वर्ड्स में जितनी मर्जी हेरा फेरी करो सब चलेगा, दूसरों के वर्ड्स में हेरा फेरी कैसे कर सकते हो? यानी कि अगर कभी क्वेश्चन कह रहे डिफाइन पार्टनरशिप, तो आपको एक एक वर्ड वैसा ही लिखना है जैसा उन्होंने लिखा है। नो एडिशन, नो डिलीशन, नो मॉडिफिकेशन। ना तो उस डेफिनेशन में 2-4 वर्ड ऐड कर देना, ना 2-4 उड़ा देना, ना 2-4 मॉडिफाई कर देना। ये मत कह देना बिल्कुल मतलब सेम निकाल दिया मैंने, भाई डेफिनेशन है, एक ऑथर देकर चला भी गया, शायद कहीं तो देकर ही ऊपर पहुंच गए, और तुमने कहा नहीं 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 2 वर्ड में आपने डाल देता हूँ, तो फिर डेफिनेशन कहाँ रही? वो तो मीनिंग बना दिया ना आपने। समझ में आ रही बात? अब बाबू मैं पार्टनरशिप की डेफिनेशन लिखने जा रहा हूँ, बहुत तगड़ी और बहुत मजेदार। पहले मैं लिखूंगा, फिर मैं एनालिसिस करूंगा, रटना नहीं है कुछ भी पार्टनरशिप में। चलो जी हर्षित, ये देख डेफिनेशन में क्या लिखा है, देख ले ढंग से।
अर्षित क्या कर रहा है बाबू तू? देख लिया तूने ढंग से? लो प्यारे बच्चों, बस बाबू बस मैंने लिख दिया बेटा। डेफिनेशन तो थी 3 ही लाइन की, पर अगर आप देखो तो मैंने ना डेफिनेशन के 2 अलग अलग टुकड़े कर दिए। एक पोर्शन को मैंने अलग लिखा है, दूसरे पोर्शन को अलग लिखा है। ठीक है जी? ये अलग अलग क्यों लिखा है आपको आइडिया हो जाएगा 2-4 मिनट के बाद। बाबू आपकी जो जनरल सेंस है ना वो सिर्फ इतना सोचती है, लेकिन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने बताया कि उनके हिसाब से पार्टनरशिप क्या है। आपकी जनरल सेंस ना बस इतनी बात सोच सकती है, आपकी जनरल सेंस ना कभी ये बात सोचती नहीं, इसलिए मैंने अलग लिखा है। इसके ऊपर एनालिसिस में अलग करूंगा। चलो खैर समझते हैं क्या मतलब है। बाबू क्या है पार्टनरशिप? कहता है इट इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। लोग क्या समझते हैं? बाबू कहता है लोगों के बीच की ऐसी रिलेशन जहां वो अपना प्रॉफिट बांटने को तैयार हो जाए, वही पार्टनरशिप है। अच्छा दिमाग में अगर खुद सोचो, मैं आपसे पूछूं पार्टनरशिप है, आप भी यही कहोगे? या 2-4 लोग मिल जाए आपस में प्रॉफिट बांटने को तैयार हो जाए, वही पार्टनरशिप है, आप भी तो यही कहोगे। मेरी जनरल साइंस तो पार्टनरशिप को लेके यही कहती है, आप बताओ आपकी क्या कहती है? और कुछ होती है पार्टनरशिप? यही होती है ना पार्टनरशिप। तो उसमें भी वही बताया, कहता है इट इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। मतलब लोगों के बीच की ऐसी रिलेशन जहां वो अपने बिजनेस का प्रॉफिट बांटने को तैयार हो जाए, वही पार्टनरशिप है, वही पार्टनरशिप है। एक काम की बात बोल देता हूं बेटा, यहां पर इस लॉ की लैंग्वेज को ना लिटरली मत पढ़ना। प्रॉफिट इटसेल्फ इंक्लूड द लॉसेस, यानी कि लोगों के बीच के ऐसे रिलेशन जहां वो प्रॉफिट हो या लॉस हो, दोनों बांटने को तैयार है, वो पार्टनरशिप है। अभी तक बात क्लियर है? मैंने मुश्किल वाली बात अभी छेड़ी नहीं है। ठीक है जी? गुड मॉर्निंग, जाग जाओ बेटा, आंखें खुल जानी चाहिए, और तीसरी आंख भी खुल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। आओ सामने देखो बाबू, कहता है कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब सर यही बहुत मजेदार मुद्दा है, और ऐसा हो सकता है कि आज 7:15 माइंड अप करें। बाबू अगर आप इतनी लाइन ना बोलना चाहो, इतना बड़ा आपका बोलने का मन नहीं कर रहा, तो आप इतनी बड़ी लाइन के लिए 2 वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो। इसको प्यार से बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। क्या बोलते हैं प्यार से? म्यूचुअल एजेंसी। ठीक है जी? यानी कि कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, इसकी जगह बोल सकते हैं म्यूचुअल एजेंसी। मैं तो कह रहा हूं प्यारे बच्चों, इतना प्यारा वर्ड, आज बाबू का नाम रख ही दो म्यूचुअल एजेंसी। रख के देखो तुम्हें अच्छा लगेगा। बात कल से बुलाइए उसे म्यूचुअल एजेंसी। अच्छा यार मैं तो सही बोल रहा यार, तो हाँ कर दिया। अगर कह रहा कोई अरे लोगों को तो भ्रम में जीने दे कोई यानी से क्या मतलब? लो जी बाबू, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बिल्कुल सीरियस कहते हैं कैरिड ऑन बाय ऑल। कोई पता है हिंदी में क्या मतलब है इस चीज का? कैरिड ऑन बाय ऑल, चलो खैर मैं बताता हूं ज्यादा। थोड़ा थोड़ा समथिंग समथिंग आओ, मैं पूरी तरीके से क्लियर करता हूं बेटा। बाबू मान लो आप पार्टनरशिप में 3 पार्टनर हो, ए बी और सी। ठीक है? ए बी सी नहीं करते, रंदिका मिस्ट्री और ये कर लेते हैं मान्या। ठीक है ना? ऐसा कर सकते हैं? चलो छोड़ो, ए बी सी रह देते हैं, किसी और जगह इस्तेमाल कर लेंगे। ए बी सी 3 पार्टनर है। ठीक है बाबू, म्यूचुअल एजेंसी का मतलब पता है क्या होता है? कहता है सारे के सारे पार्टनर प्रिंसिपल हैं
और सारे के सारे पार्टनर एजेंट भी हैं। बाबू सारे के सारे पार्टनर प्रिंसिपल हैं, क्या मतलब है इस बात का? बाबू इस बात का मतलब है सारे के सारे पार्टनर मालिक हैं। और कहते हैं सारे के सारे पार्टनर एजेंट है, मतलब सारे के सारे पार्टनर नौकर भी हैं। पार्टनरशिप फर्म के सारे पार्टनर मालिक भी होते हैं और पार्टनरशिप फर्म के सारे पार्टनर नौकर भी होते हैं। बात समझ में आएंगे? बात समझ में आएंगे? सारे के सारे पार्टनर प्रिंसिपल भी हैं, सारे के सारे पार्टनर एजेंट भी हैं। ठीक है, कहता है सब मिलकर फर्म चला लो। कैरिड ऑन बाय ऑल का मतलब होता है सब मिलकर फर्म चला लो। सब मिलकर फर्म चला लो मतलब, लो मैं समझाता हूं इसका मतलब क्या। एबीसी को ना किसी ने ना एक प्रॉपर्टी दिखानी है दिल्ली में पार्टनरशिप फर्म को, और कहता है ऑन द स्पॉट डिसीजन ले लेना, हाँ या ना। ठीक है, एबीसी ने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, कल सोते हैं देख लेंगे। बाबू तीनों गाड़ी में बैठे, तीनों ने प्रॉपर्टी देखी, प्रॉपर्टी अच्छी लगी, तीनों ने एग्रीमेंट साइन कर दिया। बाबू सबने मिलकर फॉर्म चला ली? हाँ जी बिल्कुल चला ली, सबने मिलकर ही तो फॉर्म चलाई, देख पा रहे हो आप। बहुत ही मजेदार बात है, कहता है और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब समझ आप तो समझ गए, जो नहीं समझे बस उनके लिए मेरी बात है, मेरा एनालिसिस सिर्फ उनके लिए कहने की बात है। भाई साहब इस लाइन का एनालिसिस नहीं कर पाते लोग, इस लाइन का एनालिसिस लॉ ने लिखी है, इसके बिना कैसे पार्टनरशिप पूरी हो जाएगी, डेफिनेशन ही तो मैं एनालाइज कर पा रहे, लोग समझते हैं। बाबू ए बी सी तीनों ने कहा कल दिल्ली जाना है, बिल्कुल तैयार है। ठीक है बाबू, ए और बी को अर्जेंट काम पड़ गया, दोनों नहीं जा पाए। सी गया, सब सामने देखते रहेंगे, सी गया प्रॉपर्टी देखी, उसको ठीक लगी, उसने एग्रीमेंट पे साइन कर दिया कि हम खरीदने को तैयार हैं। बस मुझे एक बात बता दो, जब उसने कह दिया कि वो खरीदने को तैयार है प्रॉपर्टी, ये बात सिर्फ सी पे लगती है या पूरी पार्टनरशिप फर्म के ऊपर लगती है? सर मैं नहीं कह रहा, लॉ कह रहा है एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, एक सिंगल पार्टनर सबके कर सकता है। और एक बात बता देता हूं, एक पार्टनर की गलती ना पूरी पार्टनरशिप फर्म के ऊपर बाइंडिंग होती है बेटा। अगर एक पार्टनर ने भी साइन कर दिया ना, ये बात सिर्फ पार्टनर के ऊपर नहीं रह गई, पूरी पार्टनरशिप फर्म तक पहुंच चुकी है बात। और अब काम की बात है, अगर सी साइन करने का तो ए और बी घर बैठे रहे, ए और बी घर बैठे रहे ना, नहीं जा पाए। Here C is acting as the agent and here A and B are the principals. वो मालिकों की तरह घर बैठे हुए हैं, वो बेचारा प्रॉपर्टी देख रहा है, सब कुछ कर रहा है साइन करके, वहां वो नौकर हो गया ये दोनों मालिकों का। कभी ऐसा हो सकता है ए कहीं चला जाए, बी सी में आ जाए, तो बाबू ए एजेंट, बी और सी प्रिंसिपल्स। और कभी ऐसा हो सकता है बेटा तीसरा चला जाए, वो दो ना जा पाए, तो जो गया वो एजेंट, बाकी तीनों मालिक। मतलब ए और सी घर बैठे तो मालिक, बी गया तो बी एजेंट। समझ में आएगा? ठीक है जी, पक्की बात। अगर कल को कह दो मैं म्यूचुअल एजेंसी का मीनिंग बताओ, तो कहां से शुरू करोगे? सबसे पहली बात, म्यूचुअल एजेंसी का मीनिंग है सारे पार्टनर प्रिंसिपल हैं, सारे पार्टनर एजेंट है। दो बातें समझ में? शिवमय सामने देखो, सारे पार्टनर प्रिंसिपल हैं, सारे पार्टनर एजेंट है, सब मिलकर फॉर्म चला लो, या एक आदमी भी अकेला फॉर्म चला सकता है। ध्यान रहे, एक पार्टनर अपने एक्ट से पूरी पार्टनरशिप फर्म को बाइंड कर देता है, उसकी एक गलती और आओ आपको बहुत सारा नुकसान हो सकता है। समझ में आ रही बात? अब मान लो मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरा बैठा हुआ है, बैलेंस शीट आए, वो एनालाइज ना कर पाए, इसमें फ्रॉड है, और उसने साइन कर दी है, ये बात सर उस पे नहीं लगती, मेरे पे भी लगती है, चाहे मैं था ही नहीं वहां पर। कैरिड ऑन बाय ऑल, सब फॉर्म चला लो, और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, एनी वन ऑफ देम, एक आदमी सबके बिहाफ पर एक्ट कर सकता है, एक पार्टनर ने एक्सेप्ट पूरी पार्टनरशिप कंबाइन कर देता है। और उसके बाद एग्जांपल बता रहे हैं ना, एजेंट और प्रिंसिपल का मैंने कैसे बताया। सी साइन करके आया, सी जा रहा है भाई दिल्ली प्रॉपर्टी देखने, सी एजेंट, ए और बी प्रिंसिपल, और ऐसे बहुत सारे केसेस बन सकते हैं। समझ में आई डेफिनेशन? एनालिसिस समझ में? ठीक है जी,
जब कभी पढ़ने का मौका मिले पढ़कर देख लेना, सेक्शन 2 में लिखी हुई है यही डेफिनेशन, पढ़ लो बिल्कुल एग्जैक्ट।